हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। इससे पहले हमने रक्त एवं रक्त समूह चैप्टर 4 चल रहा था, उसमें हमने डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे रक्ताधान। रक्ताधान रक्ताधान का अर्थ होता है रक्त का आदान प्रदान। एक जीव से दूसरे जीव में या उसी जीव का ब्लड उसी जीव में डाल दें तो वो होती है रक्तादान की प्रक्रिया। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर जीन बेप्टिन बेस्ट बैप्टिस्ट डेनिस, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने रक्तदान की प्रक्रिया को सन 15 जून 1667 में किया। एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस। एक वैज्ञानिक है भाई, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। इन्होंने रक्तदान की प्रक्रिया को फर्स्ट में एक भेड़ के रक्त को बालक में डाला, बालक में। और आज इस प्रक्रिया पर प्रतिबंध है भाई, प्रतिबंध है कि हम ऐसे एक दूसरे जीव का, पशुओं का रक्त हमारे अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि एक से ज्यादा बीमारी संक्रमित हो सकते हैं। वैसे भी कोरोना चल रहा है, पता नहीं कैसे क्या फैला है, उसकी तो बात छोड़ो। पर आज इस प्रक्रिया प्रतिबंध है, क्योंकि अन्य जीवों का जैसे पशुओं का रक्त मनुष्य में नहीं डाल सकते, इस पर प्रतिबंध है। तो रक्तदान में हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या डाल सकते हैं। फर्स्ट, पहले मैंने आपको कल भी बताई थी ये बात, इससे पहले वाले वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। रक्त के 2 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं रक्त कणिकाएं 3 टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सभी में किसी भी रक्त के उत्पाद की आवश्यकता पड़ती है तो उसी को ट्रांसफर कर सकते हैं हम इस प्रक्रिया में। जैसे प्लाज्मा चाहिए तो प्लाज्मा को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं एक जीव से दूसरे जीव में, रक्त कणिकाएं ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, प्लेटलेट्स ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोल देते हैं रक्तादान। डायरेक्ट रक्त भी आदान कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में पहले भी आ चुका है कि प्रतिजन प्रतिरक्षी का मिलान कर सकते हैं। तो वो क्या था, ABO वर्गीकरण। ABO वर्गीकरण में हमने पढ़ा ब्लड ग्रुप के AB और O, ये 4 प्रकार थे। एक था प्रतिजन और एक था प्रतिरक्षी। प्रतिजन वही टाइप के AB और कोई प्रतिजन नहीं, ये इससे एंटी थे। BA कोई नहीं और A व B दोनों। तो ये प्रतिजन प्रतिरक्षी इसमें पाए जाते हैं। तो हम ये भी करते हैं कि भाई A ब्लड ग्रुप डाल रहे हैं A ब्लड ग्रुप वाले में, तो उसमें हम उसका RH कारक में मिलान कर लेते हैं। RH कारक भी अगर A ब्लड वाले का B में डाल रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि उसमें हो जाती है समूहन की प्रक्रिया, जिसे बोलते हैं कोएगुलेशन। समूहन की क्रिया में आरबीसी का ह्रास होने लगता है। जो आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं हैं वो नष्ट होने लगती है और एंडली व्यक्ति डेथ के कगार पर हो जाता है। ये तो बात हुई रक्तदान की एक सामान्य विधि है, जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त डाल सकते हैं। एक साइंटिस्ट आया, इस सन में किया, फर्स्ट में इसी में डाला और ये उत्पाद हम डाल सकते हैं। अब बात आती है कि रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। रक्तदान की आवश्यकता, रक्तदान, रक्त का आदान, एक दूसरे व्यक्ति में डालना।
रक्त आदान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि भाई कुछ ऐसी डिजीज हो जाए जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये नष्ट हो जाएं, तो उस स्थिति में रक्त आदान की आवश्यकता होगी। तो पहला हम लेके चलते हैं कि भाई रोग रोग हो जाए, कोई रोग जैसे एनीमिया, एनीमिया रोग हो जाए तो रक्त आदान की आवश्यकता पड़ती है। उसमें जो लोहा वर्णक है उसकी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसप्लांट नहीं होता है, तो ब्लड डोनेट करना ही होता है। नंबर 2 देखते हैं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक, जन्मजात बोलते हैं जिसे, आनुवांशिक वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यह आनुवांशिक रोग है। इस रोग में क्या होता है कि जैसे आदमी कट फट जाए तो उसका ब्लड जल्दी से रुकता नहीं है। आप तो नहीं हो ना, ऐसे कोई हो तो देख लेना, टेस्ट करवा सकते हैं आप, सरकारी हॉस्पिटल आपके पास। तो हीमोफीलिया एक रोग है जिसमें अगर आपको कट लगता है तो उसमें ब्लड नहीं रुकता, यानी ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता है। कारण क्या है कि उसमें प्लेटलेट्स, यही रक्त का थक्का जमाती हैं, रक्त का क्लोटिंग करती हैं, ये प्लेटलेट्स नहीं पाई जाएंगी। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, रक्त ज्यादा निकलता है और रक्त का ट्रांसप्लांट करना होता है। यह आनुवांशिक रोग है। इसके बाद में एक आ रहा है दात्र कोशिका अरक्तता। दात्र कोशिका अरक्तता, इसका दूसरा नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी है उसकी शेप आरबीसी है, उसकी शेप जैसे आरबीसी है, इसकी गोलाकार होती है संरचना, पर ये रोग हो जाता है ना सिकल सेल एनीमिया, इस स्थिति में इसकी शेप ऐसे होती है, इसे बोलते हैं हंसियाकार। हंसियाकार या बोल सकते हैं सिकल शेप। सिकल शेप ऐसी हो सकती है आरबीसी की संरचना इस रोग में। तो उस स्थिति में आरबीसी का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं कि सही आरबीसी उसके ब्लड में एडजस्ट हो सके, तो आसानी से न्यूट्रिशन, पोषण, ये सारी प्रक्रियाएं हो सके। एक आ रहा है कि गंभीर चोट लग जाए, चोट व अधिक रक्तस्राव। अधिक रक्तस्राव, भाई चोट लग जाए आपको, क्या लग जाए, चोट लग जाए और ज्यादा मात्रा में रक्तस्राव हो रहा है, ज्यादा मात्रा में रक्तस्राव हो रहा है, ब्लड की कमी आएगी, उस स्थिति में रक्तदान की आवश्यकता होती है। ये भी क्लियर हुआ। अब एक आता है रक्तहीनता। रक्तहीनता, रक्त की कमी हो जाए। और एक लास्ट में आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है शल्य चिकित्सा के दौरान। शल्य चिकित्सा के दौरान, शल्य चिकित्सा के दौरान जैसे ऑपरेशन करते हैं उसमें कोई रक्त वाहिनियां कटती हैं, रक्त वाहिनियां कटती हैं तो ज्यादा मात्रा में ब्लड निकलता है, उस स्थिति में रक्त की आवश्यकता पड़ती है। मान लो किसी के शरीर में 5-6 लीटर एक औसत ब्लड रहना चाहिए, उससे भी कम है और उसका ऑपरेशन भी कर रहे हैं, उस स्थिति में उसमें ब्लड की कमी आएगी, तो उस स्थिति में रक्तदान, ब्लड डोनेट की आवश्यकता होती ही है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद में आता है रक्तदान की प्रक्रिया। रक्तदान की प्रक्रिया में 2 स्टेप पढ़ेंगे, एक तो रक्त का संग्रहण करेंगे और दूसरा करेंगे आदान। पहले तो हम क्या करेंगे, रक्त का संग्रहण करेंगे, संग्रहित कर लेंगे रक्त को, और दूसरी स्टेप में करेंगे रक्त का आदान। आदान यानी उसको डाल लेंगे दूसरे व्यक्ति में। तो देखते हैं रक्तदान की प्रक्रिया। रक्तदान की प्रक्रिया क्या क्या करना होगा, इसमें 2 स्टेप्स होंगी। फर्स्ट ए तो आएगी रक्त संग्रहण, रक्त को संग्रहण करना है, संग्रहित करना है, इकट्ठा करना है। और दूसरा है आदान। आदान मीन्स डालना, किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट करना। तो हम पहला लेके चल रहे हैं रक्त संग्रहण। तो इसके कुछ नियम शर्तें हैं, वो उसी के अनुसार होने चाहिए, वरना कुछ डिजीज हो सकती है। रक्त संग्रहण,
अगर इन नियमों के अनुसार नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ रोगग्रस्त हो सकते हैं, कुछ ना कुछ हानि हो सकती है। तो आप डॉक्टर न बनना, ये तो अपने चैप्टर आया है, वैसे आपको डॉक्टर बना के छोड़ूंगा मैं, टेंशन ना लो। आप ऐसा काम मत कर देना किसी का ब्लड डोनेट करने लग जाओ या निकालने लग जाओ, वो तो एक चिकित्सक की हेल्प में ही होता है। अब देखिए रक्त आदान संग्रहण के समय क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से बताया गया, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया। देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। पहला बता रखा है, पहला बता रखा है कि दाता, भाई एक तो होता है दाता, दाता देने वाला, देने वाला, और एक होता है ग्राही, ग्राही होता है लेने वाला। तो पहली स्टेप में हम क्या करते हैं कि डॉक्टर के संपर्क में दाता के रखते, पहले दाता होता है, दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण, दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि दाता के स्वास्थ्य के परीक्षण से हमें क्या लेना, उसकी क्या जांच करवाएंगे, हमें तो ब्लड लेना है। अब सुन लीजिए, ब्लड संपूर्ण शरीर में घूमता रहता है, कोई प्रतिजन प्रतिरक्षा आती है तो ब्लड में आते हैं, ब्लड में डब्ल्यूबीसी होती है, वहीं पर उसका सामना होता है, ये बात क्लियर है। तो ब्लड में कुछ रोग है तो वो उस दूसरे व्यक्ति में डाल रहे हैं, दाता का रक्त ग्राही में डाल रहे हैं, उसमें भी जाएगा। इसलिए पहले क्या कर ले, रक्त आदान, उसका रक्त संग्रहण करने से पहले उसके स्वास्थ्य की जांच कर ले, वरना कुछ ना कुछ हानिकारक डिजीज हो सकती है। इसके बाद में आता है उक्त क्षमता वाली थक्कारोधी थैलियों। ऐसे नहीं है कि भाई रक्त निकाल रहे हैं तो एक प्याला निकाल लिया, शहद निकालना चाहिए, वो नहीं है। उसको एक निर्जमीकृत, निर्जमीकृत का अर्थ होता है जिसमें कोई जीवाणु न हो। आगे आता है थक्का रोधी थैलियां, थक्का रोधी, रोधी का अर्थ है रोकने वाला, थक्का रोधी जो थक्का बढ़ने से रोक सके, ऐसी थैलियां। और पाउच के टाइप की होती हैं। तो देखिए क्या क्या आता है, उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी द्वारा, उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी द्वारा निर्जमीकृत थैलियों, निर्जमीकृत थैलियों में, निर्जमीकृत थैलियों, और ये थैलियां होनी चाहिए थक्का रोधी, थक्का रोधी जिसमें थक्का न बने, यानी रक्त का क्लॉटिंग न बने। भाई रक्त का थक्का बन जाएगा तो वो ब्लड तो अपने काम का होगा ही नहीं। और इसको स्टोर कर सकते हैं, इसको स्टोर करना चाहिए प्रशिक्षित भंडार में, यानी ठंडे जगह, ठंडे या प्रतिष्ठित भंडार में। भाई ब्लड निकाल लिया हमने थक्का रोधी थैलियों में, निर्जमीकृत भी थी वो थैलियां, उसमें ब्लड कर लिया। अब उसको ऐसे नहीं है कि भाई रख दिया अपने चौबारे वाली गली में, भाई रखा रहने दे, चाहिएगा जब ले लेंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। उसका एक कोल्ड स्टोर होता है स्पेशली, जैसे फ्रीज वगैरह, उसमें रखते हैं कि वो ठंडा रहे। ठंडा रहेगा तो उसमें ना तो कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा, ना उसकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये डैमेज हो पाएंगी। आपको पता है कि जैसे कोई अपने परिवार में आपने देखा होगा या सुना होगा कि किसी की डेथ हो जाती है और उसके जो परिवार वाले लेट पूछ रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि उसको बर्फ में लगा देते हैं, डेड बॉडी को बर्फ में लगा देते हैं। उसका कारण ये है कि वो उसको सड़ने से बचाती है बर्फ, कि उसको कोल्ड रखती है, एक निश्चित तापमान पर रखती है। अगर उष्ण होता है तो वो धीरे धीरे बॉडी सड़ने लग जाती है। इसी प्रकार ब्लड का काम है। ब्लड को अगर अपने को रखना है 2 4 20 दिन 15 दिन, तो उसको कोल्ड स्टोर में रखते हैं निश्चित तापमान पर, ठीक है। इसके बाद में आती है, इसके बाद में आती है कई प्रकार की जांचें करते हैं उस ब्लड की जांच, जांच जैसे हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस एक रोग है, एड्स, ये काफी दिनों में होने वाले रोग है, ये नहीं इनके लक्षण तुरंत हमें नजर आ सकते हैं। और
आर एच कारक, आर एच कारक, आर एच कारक की भी जांच करना इंपॉर्टेंट। और ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, रक्त समूह का पता होना चाहिए ना भाई, कहीं गलती हो जाए अपने से कि हम बी वाले का मे वाले का डाल रहे हैं, तो उस स्थिति में जांच करनी चाहिए ब्लड समूह की, आर एच कारक की। कुछ काफी दिनों में दिखाई देने वाले रोग के लक्षण, जैसे एड्स हो गए, एड्स की होती है, HIV की जांच हो गई, और आर एच कारक की जांच हो गई, हेपेटाइटिस की जांच हो गई। इस प्रकार से ये जांच करवाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बाद में आता है ये सारी प्रक्रिया है, ये संपूर्ण प्रक्रिया एक समझदार डॉक्टर कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो एक चिकित्सक की हेल्प से या चिकित्सक के सामने होती है, चिकित्सक की देख रेख में। और जिस जो दाता ब्लड दे रहा है उसकी ये भी निगरानी रखी जाती है कि 2-4 घंटे, एक दिन तक, कि भाई इसको कुछ चक्कर वगैरह, कुछ ऐसी बीमारी तो नहीं हो गई, भाई ब्लड निकाल लिया हमने तो कोई ऐसी कोई घटना तो नहीं हो रही, उल्टी, चक्कर, कमजोरी आ रही हो। देखिए अगर ब्लड निकाल रहे हैं तो क्या होता है कि महीने भर में वो ब्लड तुरंत ही स्टोर हो जाता है, यानी स्टोर तो नहीं कह सकते पर वो बढ़ने लग जाती है, आरबीसी कोशिकाएं और प्लाज्मा, ये धीरे धीरे 1 महीने के अंदर रिकवर हो जाती है। अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो कुछ समय के बाद रिकवर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई ब्लड निकाल लिया तो उसके कमी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता स्वस्थ व्यक्ति में। और ये जांच वगैरह इंपॉर्टेंट है, इसको स्टोर करना, इसी थैली में निकालना और उसका स्वास्थ्य का परीक्षण करना। इतनी बात आपको क्लियर हुई। इसके बाद में आता है आधान। अब हम देख रहे हैं आधान। आधान वो प्रक्रिया जिसमें ब्लड तो हमने निकाल लिया, उसको दूसरे व्यक्ति में, ग्राही में, दाता ब्लड निकाल लिया, संग्रहण कर लिया, उसको ग्राही में यानी लेने वाले व्यक्ति में हमें डालना है। तो उस स्थिति में हमें पहली जांच तो क्या करनी चाहिए कि रक्त का मिलान, रक्त मिलान, रक्त मिलान में हमें करना है आर एच कारक और रक्त समूह, रक्त समूह, इन दोनों की जांच करना इंपॉर्टेंट है भाई। ये जांच हो गई। इसके बाद में हम कर रहे हैं कि रक्त आधान में, रक्त आधान से पहले, रक्त आधान से 30 मिनट पहले ही उस रक्त के पाउच या रक्त की थैली, जो रक्त हमने स्टोर किया था, उसको निकालना चाहिए 30 मिनट पहले ही। ऐसा नहीं है कि रक्त को तो 2 घंटे बाद में डोनेट करेंगे, 2 घंटे बाद उसमें ग्राही में डालेंगे, उसको 1 घंटे पहले ला के रख दिया, ऐसा काम नहीं करना है। और ये सारी बातें डॉक्टर की देख रेख में होती हैं। 30 मिनट पहले ही उसको निकालना होता है, वरना वो ब्लड, उसकी रक्त कोशिकाएं ये डैमेज होने लगती हैं। इसके बाद में आता है उक्त क्षमता वाली प्रवेदनी। उक्त क्षमता वाली प्रवेदनी, उक्त क्षमता वाली प्रवेदनी वो होती है जो कैनुला लगाते हैं ना, जिसे हम बोलते हैं भाई सुई लगा रखे, ग्लूकोज टांगते हैं, उसी हिसाब से चढ़ाते हैं। उक्त क्षमता वाली प्रवेदनी, उक्त क्षमता वाली सुई बोल सकते हैं आप। और चढ़ाया जाता है सिराओं में। किसमें चढ़ाते हैं? सिराओं में, सिराओं में, सिराओं में चढ़ाते हैं। और सिरा रक्त लेके जाती है हृदय में। और हृदय के कौन से भाग में? दाएं या बाएं? बता रखी है मैंने सारी बातें, बताइए आप सोच समझ के करें डिस्कस। दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में जाता है ये रक्त, उसकी बातें छोड़ो। तो रक्त किस में चढ़ाया जाता है? सिराओं में। इसका कारण ये है कि जैसे हमने रक्त निकाला था उसका, तो क्या उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड थी? कुछ मात्रा में थी, कुछ मात्रा में नहीं थी। अगर ये अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त बोल सकते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन नहीं है, उसको सिराओं में चढ़ाते हैं। उस सिराओं के माध्यम से हृदय में जाएगा, हृदय में जाएगा तो वो
ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड उसका आदान प्रदान हो जाएगा और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगी। इसलिए इसको सिराओं में डालते हैं, सिराओं से ही निकालते हैं, ये बात आप याद रखना, उक्त क्षमता वाली प्रवेजनी के माध्यम से। इतनी बात इसको क्लियर हुई। इसके बाद में आ रहा है कि ये 4 घंटे तक होने वाली प्रोसेस है, लगभग 4 घंटे। 4 घंटे ऐसे नहीं है कि भाई अभी डाला रक्त आध पौन घंटे में ये क्लियर हो जाएगा, चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो धीरे 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 बूंद 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 करके रक्त को चढ़ाते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि ग्राही है, ग्राही को जैसे ठंड लग सकती है, दर्द हो सकता है, ज्वर हो सकता है। इस स्थिति में जो चिकित्सक है वो दवा देता है। इस स्थिति में रोगी को चिकित्सक दवा देता है, भाई ठंड लग रही है, दर्द हो रहा है, ज्वर हो रहा है, ये स्थितियां हो सकती हैं रक्त के ट्रांसप्लांट के टाइम में। तो इस स्थिति में औषधियां या दवा दे सकता है। अब देखिए आपने रक्त आदान पढ़ लिया और रक्त संग्रहण में हम संग्रहित कर रहे थे, जांच कर रहे थे, उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेजनी के माध्यम से निकाल रहे थे, इसमें स्टोर कर रहे थे, फिर जांच कर रहे थे, और चिकित्सक के देखरेख में, ये भी चिकित्सक की देखरेख में, ये भी चिकित्सक की देखरेख में। इसे उच्च क्षमता वाली प्रवेजनी सिराओं में डाल रहे हैं, इसमें भी वही हो रहा था, आदान 30 मिनट पहले और इसमें स्टोर कर देना चाहिए, इसमें इसका मिलान, इसमें इसकी जांच कर रहे थे। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद में आता है रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान 2 प्रकार का होता है। रक्तदान 2 प्रकार का होता है। रक्तदान स्रोत के आधार पर इसके 2 प्रकार बता रखे हैं। पहला आ रहा है समजात आदान, और दूसरा आ रहा है समजीवी आदान। समजीवी आदान। समजात आदान में जैसे एक व्यक्ति है, जैसे मनुष्य, एक व्यक्ति है मनुष्य, और इसी मनुष्य का रक्त दूसरे मनुष्य में डाल रहे हैं। ये बात हो रही है जीव की, क्योंकि एक ही जाति के जीव हो गए ना, दोनों के दोनों मानव है ना, समजात, जाति यानी 2 जीव, एक ही जात के, सम यानी समान, जात यानी जीव, एक ही जाति के। मनुष्य में आते हैं स्तनधारी में, तो इसका रक्त इसमें डाल दिया। इसमें वो ही जांच करते हैं जैसे आरबीसी रक्त समूह की और रक्त समूह की RH कार्य की, ये जांच कर लेते हैं और डाल देते हैं, सिंपल सी बातें हैं। अब आ रहा है समजीवी आदान। समजीवी यानी समान जीव, एक व्यक्ति है और इसी का रक्त उसी में डालना, उसी का रक्त उसी में। इसमें क्या कर सकते हैं कि रक्त में क्या क्या पाए जा रहे थे, रक्त है तो रक्त में पाए जा रहे थे प्लाज्मा और RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये 3 चीज और एक ये 4 पाए जा रहे थे। तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, उसी का रक्त उसी में डाल रहे हैं। उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि प्लाज्मा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, RBC कम कर सकते हैं, WBC ये ब्लड के उत्पादन है, कंपोनेंट है जो ब्लड को पार्ट बना रहे हैं, उनको घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। उसी का रक्त उसी में डालेंगे। समजीवी, समजात, जाति की बात आ जाए, मनुष्य का मनुष्य में, या एक कुत्ते का कुत्ते में, भैंस का भैंस में, वो एक जाति की बात हो गई। एक बोले तो एक मतलब एक जात है, एक जाति की बात हो गई। और ये हो गया समजीवी, जीव यानी उसी जीव का उसी जीव में डालना। अब आगे आती है सावधानियां क्या क्या यूज लेनी चाहिए हमें। रक्तदान में निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला आ रहा है कि RH कारक और ABO समूह, इनका मिलान करना चाहिए, पर मिलान करेंगे तभी तो डालेंगे। नंबर दूसरा, चिकित्सक की देखरेख में होना चाहिए सारी प्रक्रिया, चिकित्सक की देखरेख में ये काम होना चाहिए। तीसरा आता है इसके बाद में कि रोग आ रहे ना, रोग, इनकी जांच करनी चाहिए, रोगों की जांच। और आ रहा है प्रतिष्ठित भंडार में स्टोर करना चाहिए, प्रतिष्ठित भंडार में स्टोर करना चाहिए।
इसके बाद में आता है प्रतिष्ठित भंडार में स्टोर भी कर लेंगे। रक्त को संदूषण से बचाना, रक्त को संदूषण से बचाना चाहिए हमें। और इसके बाद में आता है लास्ट में इसके बाद में आ रहा है जैसे रोगों में स्पेशली हिपेटाइटिस हो गया, एड्स का रोग कारक है HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और लिम्फोसाइट। इन 4-5 मेन बातें दे रखी, लास्ट में आप देखना बुक में, बस ये इतना ही है भाई, इनकी जांच कर लेनी चाहिए। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे आनुवांशिक महत्व रक्त का, और अंग दान दिवस कब मनाया जाता है, कैसे कैसे किस किस अंग का दान कर सकते हैं। हाय स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आप देखते रहें। कुछ आपके क्वेश्चन और डाउट्स हों तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ओके।